तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले क्लास में, आप सभी को याद होगा, तो जाते जाते हम लोगों ने चित्रकला पे, पेंटिंग पे बात की थी। हमने मार्क करवा दिया था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब पेंटिंग पे राइटिंग करनी है। तो याद है ना सभी को? अब भी आदत है, जैसे मैं कुछ पूछूंगा ना तो आप सब यस बोलोगे, ध्यान हो या नहीं हो। कुछ तो बात ऐसी हुई होगी, सब सर कह रहे हैं तो। स्थापत्य पे फैक्चुअली भी बता दिया था आपको, कॉन्सेप्चुअली लिखा दिया था, ठीक। चित्रकला पे आपको फैक्चुअली बता दिया था अकबर में कौन सी बातें ध्यान रखनी है। जहांगीर में जैसे एक सवाल आ भी चुका है 4-5 साल पहले, एल्बम वाला सवाल। शाहजहां या वगैरह में कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसी में हम लोग थोड़ा राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे। लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। राइटिंग के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम थोड़ा उसके बारे में भी प्लान करेंगे। देखिए आप, मुगल चित्रकला। कौन सा हाँ, ये वाली। बाकी सब चलने देते हैं जो है। काफ़ी राहत मिलती है, देखा हमने भी आज। राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? लग रहा होगा इस पर। सुबह कुछ बच्चों ने गाइड किया मॉर्निंग वाली क्लास में कि सर इसको बंद करके ना ऐसे करके आप कर लीजिए। लगता भी है थोड़ा सा, अदरवाइज कितना वो रहता है आंखों पे। मैं थोड़ा कैसा, जैसा हूँ वैसा दिख रहा हूँ क्या? जैसा हूँ वैसा दिख रहा हूँ या थोड़ा, मतलब वही था। श्याम रंग जो है, मतलब है ना, थोड़ा ज़्यादा श्याम हो जाता होगा, ठीक है। पता नहीं, बच्चों को आवाज़ पहुँचनी चाहिए, क्या करेंगे मुझे। देखिए आप, मुगल चित्रकला। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा एक जनरल फीचर की बात करेंगे हम। सामान्य विशेषता में हम 8-10 पॉइंट बनाएंगे, और इस तरह से ये पॉइंट होगा कि हम इस पॉइंट को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शासक के बारे में, ठीक। पहले थोड़ा पृष्ठभूमि लिख लेते हैं हम। शीर्षक देख करके पहले आप जरा बैकग्राउंड लिख लें आप। बैकग्राउंड लिखें आप कि आपकी सल्तनत काल में सीमित स्तर पर ही सही, सीमित स्तर पर ही सही, लिमिटेड, है ना। सल्तनत काल में सीमित स्तर पर ही सही, स्तर, लेवल, है ना, सीमित स्तर पर ही सही चित्रकला के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकला के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। देखें, ग्रामीण भारत में किसी न किसी रूप में, इन भारत में किसी न किसी रूप में चित्रकला का प्रचलन, कला का प्रचलन रहा होगा। अगला पॉइंट लिखें, मुगल शासकों का अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण, मुगल शासकों का अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण, कमा, कला के विभिन्न क्षेत्रों में रुचि,
कला के विभिन्न क्षेत्रों में रुचि। कला के विभिन्न क्षेत्रों में रुचि, कॉमा, राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता, कॉमा, राज्य की बेहतर आर्थिक स्थिति। राज्य की बेहतर आर्थिक स्थिति। बेहतर आर्थिक स्थिति, इसी में लिखेंगे कॉमा देकर के। अलग अलग संस्कृतियों से संपर्क। अलग अलग संस्कृतियों से संपर्क, जैसे फारस। फारस यानी ईरान। अलग अलग संस्कृतियों से संपर्क जैसे फारस। ईरान को फारस कहते थे, कॉमा, यूरोप। यूरोप, राजस्थान इत्यादि का प्रभाव। इत्यादि का प्रभाव मुगल चित्रकला पर देखा। इत्यादि का प्रभाव मुगल चित्रकला पर देखा। इत्यादि का प्रभाव मुगल चित्रकला पर देखा। कभी भी ना जैसे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आ सकता है, तो एक, जब लिखते हैं तो पीछे की कुछ परंपरा है क्या, उसको ध्यान देते हैं। इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री में थोड़ा पीछे की तरफ भी चलते हैं। फिर ये सब राज्य के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राजकीय कला है। चित्रकला क्या है, एक तरह से राजकीय कला है। आम लोगों के बारे में कहाँ बात, राज परिवार के स्तर पे बात हो रही है। इतिहास लेखन क्या है, राज परिवार का लेखन है। इतिहास लेखन क्या आप देखोगे, राज परिवार का ही तो लेखन है ना। ठीक है, संदर्भ में बात हो। अब आप लिखें विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं। जनरल फीचर। हाँ, यहाँ आप पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। भित्ति एवं लघु। भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य। भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य। ठीक है, कॉमा देकर लिखें आप। लघु चित्रों के बहुतायत में साक्ष्य। लघु चित्रों के बहुतायत में साक्ष्य, बड़ी संख्या में साक्ष्य। बहुतायत में साक्ष्य। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है कि दोनों तरह के चित्र मिलेंगे, भित्ति चित्र भी आपको मिलेंगे और लघु चित्र भी मिलेंगे आप। और लघु चित्रों के साक्ष्य आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे आप। लघु चित्रों के अधिकांशतः साक्ष्य। लघु चित्रों के अधिकांशतः साक्ष्य। अधिकांशतः साक्ष्य कागजों एवं कपड़ों। कागजों एवं कपड़ों से प्राप्त होते हैं। अधिकांशतः साक्ष्य कागजों एवं कपड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लघु चित्रों के अधिकांशतः साक्ष्य कागजों एवं कपड़ों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कागज सल्तनत काल में खूब यूज में आने लगा था, आपको याद होगा सल्तनत काल का इतिहास लेखन जब मैं बता रहा था तो आपको कागज का बहुत प्रयोग शुरू हो गया था तुर्कों के आने के बाद, है ना। यहाँ पे आपको बहुतायत में मिलने वाले हैं अब इसके साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें आप, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें। विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो दरबार से संबंधित विषयों।
दरबार से संबंधित विषयों तथा राज परिवार तथा राज परिवार के सदस्यों राज परिवार के सदस्यों के चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। अधिक महत्व दिया गया। इसी में लिखेंगे आप कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के चित्रों को अधिक महत्व महिलाओं की तुलना में पुरुषों के चित्रों को अधिक महत्व। ठीक है, ठीक है। आप अगला पॉइंट, धार्मिक धर्म कर लीजिएगा। धर्म एवं प्रेम से संबंधित प्रेम धर्म एवं प्रेम से संबंधित विषयों को धर्म एवं प्रेम से संबंधित विषयों को चित्रों में महत्व नहीं दिया गया। धार्मिक विषय, चूंकि धर्म में तो मना था ना, तो धार्मिक विषयों पे चित्रण नहीं होगा। प्रेम संबंधित विषयों पे भी चित्र आपको मतलब वैसे नहीं मिलेंगे आपको, जैसे राजस्थानी चित्रकला में, पहाड़ी चित्रकला में खूब मिलेंगे राधा कृष्ण से संबंधित बहुत अलग अलग विषयों के चित्र, है ना, बट यहाँ नहीं मिलेंगे आपको मुगल दरबार में। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, सभी व्यक्ति चित्र कर लेंगे आप। व्यक्ति चित्र व्यक्ति चित्र को व्यक्ति चित्र को व्यक्ति चित्र को चित्र निर्माण में अधिक महत्व दिया गया। व्यक्ति चित्र को चित्र निर्माण में अधिक महत्व दिया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, सभी के साथ साथ ग्रंथ चित्रण को पांडुलिपि भी कहते हैं, है ना। सभी के साथ साथ ग्रंथ चित्रण को भी महत्व दिया गया। सभी के साथ साथ ग्रंथ चित्रण को भी महत्व दिया गया है। अब जैसे किताबें हैं ना इस समय की, बाबरनामा, अकबरनामा, रमज़ानामा, ठीक है, हमज़ानामा, ये सब किताबें हैं। सभी किताबों को जिसमें लिखा हुआ था, अकबर भी दोबारा पढ़ के मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, दोबारा मैं पढ़ के एक बार बता दूंगा आपको कि और कौन कौन सी बातें फैक्चुअली आपको फिर से ध्यान रखनी है। एक बार रिपीट करवा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। उन किताबों के नाम थोड़े याद रखने, और जो एक साहित्य वाला पेज एक थोड़ा मिसिंग हो गया था, वो अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जेरोक्स वगैरह फिर कभी देख लेंगे, अभी जस्ट मिल गया था, कार में ही कहीं रह गया था वो। क्या वो आवाज़ नहीं आ पा रही है? अच्छा, हाँ, आवाज़ में प्रॉब्लम है? नहीं, सही आ रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा वैसे, है ना, ठीक है। तो जैसे व्यक्ति का मान लो मेरा पोर्ट्रे बनाया जा रहा, तो सभी ही कहते थे उसको, सभी चित्रण, है ना, छवि चित्र या सभी चित्र, है ना। ग्रंथ चित्रण को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, ग्रंथों के ऊपर चित्र या ग्रंथों को कहानियों, चित्रों के माध्यम से ग्रंथों के विषय वस्तु को प्रस्तुत करने पर बल दिया गया। ये दोनों चीज़ें बहुत खास रही हैं।
दोबारा पढ़ के मैं अभी याद दिला दूंगा आपको। पिछले शनिवार को मैंने क्या बताया था या रविवार को आपको, ठीक। अभी मैं याद दिला दूंगा आपको। अगला पॉइंट लिखें आप। नेक्स्ट लिखें आप। प्रकृति चित्रण को भी मुगल चित्रकला में महत्व दिया गया। प्रकृति चित्रण को भी मुगल चित्रकला में महत्व दिया गया। प्रकृति चित्रण को भी मुगल चित्रकला में महत्व दिया गया। लिख लें आप ब्रैकेट में, जैसे पशु पक्षी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत पठार, नदियाँ, फूल पत्तियाँ इत्यादि। पर्वत पठार, नदियाँ, फूल पत्तियाँ इत्यादि। ठीक है। उस लिखने का होता है, जैसे आपने कहा प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक विषयों को लिया गया, नेचर के सब्जेक्ट को। अब क्या होता है, जैसे हमें जब बताना है तो हम नेचर में क्या है जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में लिख दिया हमने, शब्द उसमें दे दिया। तो प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया। चल में सब गार्डन वगैरह बहुत बनाते थे, चारबाग शैली, गार्डन का बड़ा इंटरेस्ट रहा है इनको, मुगलों को। ठीक। नेक्स्ट लिखें। लिखें कि मुगल काल में, मुगल काल में हाशिया चित्रण का भी प्रचलन था। हाशिया चित्रण का भी प्रचलन था। ठीक। तो हाशिया देख के आपको लगेगा कि जैसे कोई हंसने वाला चित्र हो, नहीं। किताब वगैरह में आप देखते हैं ना, जो एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है कॉपी में, जैसे एक तरफ एक चौथाई हिस्सा हमने छोड़ दिया, इधर कुछ लिखते नहीं है, उसको हाशिया कहते हैं। ठीक है। उधर भी चित्र बनाए जाते हैं। किताब जो लिखे जा रहे हैं उसमें हाशिया पे पेंटिंग है। जैसे राजस्थानी चित्रकला में हाशिया पे चित्र नहीं बनते थे। ये अंतर है राजस्थानी और मुगल चित्रकला में। और भी कुछ कुछ अंतर देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे हाशिया पेंटिंग है, तो वहाँ पे हाशिया पेंटिंग नहीं है राजस्थानी चित्रकला में। ठीक। अगला पॉइंट लिखें। प्रायः एक चश्मी चित्र, एक चश्मी चित्र, प्रायः एक चश्मी चित्रों का निर्माण, एक चश्मी चित्रों का मतलब हो गया कि आप एक आंख, नाक, दूसरा आंख आपको नहीं दिखेगा, है ना, एक हिस्सा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कंप्लीट है ये, मैं ही हूँ। ठीक है। एक तरफ से वो चीज़ें मतलब बनती थी, तो उसको एक चश्मे चित्र, प्रायः एक चश्मे चित्र। मुगल पेंटिंग के बहुत सारे आपको वो दिख जाएंगे गूगल वगैरह पे, काफ़ी सारे इसके ऑप्शन दिख जाएंगे आप। अगला पॉइंट देखें आप। चित्रों में, चित्रों में भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक रंगों का उपयोग, नहीं प्राकृतिक रंग मत लिखिएगा अभी, भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा बारीकियों का ध्यान रखा गया है। बारीकियों का, बारीकियों का ध्यान रखा गया है। आपको याद होगा एंसेंट वाली क्लास में हमने कहा था रंग तो परमानेंट होता ही है, प्राकृतिक रंग अभी भी उपयोग किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। प्राकृतिक रंगों का उपयोग सुनहरे एवं गुलाबी रंगों का अधिक उपयोग, सुनहरे एवं गुलाबी रंगों का अधिक उपयोग,
सुनहरे एवं गुलाबी रंगों का अधिक उपयोग, गोल्डन कलर एंड पिंक कलर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, तो पेंटिंग वगैरह है उसमें। अगला पॉइंट लिखें आप, अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव, अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव। ठीक है, जैसे जैसे राजस्थानी चित्रकला से, राजस्थानी चित्रकला से गोल ब्रश, गोल गोल गोलाकार गोल ब्रश, ब्रश ऊंची जो होती है ना, राजस्थानी चित्रकला से गोल ब्रश एवं नीले रंग को लिया गया, कॉमा देके लिखें आप, यूरोपियन प्रभाव में, यूरोपियन प्रभाव में व्यक्ति चित्र के निर्माण पर बल दिया गया, यूरोपियन प्रभाव में व्यक्ति चित्र के निर्माण पर बल दिया गया, प्रभाव में व्यक्ति चित्र के निर्माण पर बल दिया गया। ठीक है, व्यक्ति चित्र के निर्माण पर बल दिया गया, तथा इसी में लिख लेंगे अग्र संक्षेपण भी, ये बोर्ड पर देख लीजिएगा, अग्र संक्षेपण भी मैं समझा देता हूं, तथा अग्र संक्षेपण भी। जैसे देखो ये फ्लैट बेस बना हुआ है, बोर्ड है, इसमें चित्र ऐसा बनाया जाएगा कि आपको देख के लगेगा कि कुछ आगे हैं और कुछ पीछे हैं, जबकि फ्लैट ऐसा बना हुआ है। अग्र संक्षेपण यानी आपको लग जाएगा एक ही बेस पे, ऐसा लगेगा कुछ पीछे लोग हैं कुछ आगे हैं, प्राकृतिक दृश्य पीछे हैं, इस तरह से। तो फार साइटनिंग या ऐसे करके एक वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, अग्र संक्षेपण। ये यूरोपियन इम्पैक्ट माना जाता है सभी निर्माण। और ये नीले रंगों का उपयोग, नीले रंगों का उपयोग और गोल ब्रश का उपयोग राजस्थानी इम्पैक्ट माना जाता है, उन लोगों का संपर्क था राजस्थान से है। इसी में लिख लें एक और पॉइंट, लिखें ईरानी प्रभाव में, ईरानी प्रभाव में प्रकृति से संबंधित विषयों को महत्व दिया गया, ईरानी प्रभाव में प्रकृति से संबंधित विषयों को महत्व दिया गया। जब हम लोग कहते हैं ना कि मुगल चित्रकला पे अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव है, इससे कौन क्या लिया गया है ना, एक इस तरह की बातें होती। नेक्स्ट लिख लें एक और, मुगल शासकों ने, मुगल शासकों ने दरबार में देसी विदेशी तथा हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, दोनों ही कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, दोनों ही कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, सब पे लागू होता है। एक बार आप पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखा है आपका मुगल सामान्य विशेषता में सारे पॉइंट को।
हाशिया अभी हमने बताया ना, जैसे आपका ये कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े में एक हिस्से जो हम छोड़ देते हैं उसको हाशिया कहते हैं, उस पे चित्र। ठीक है, ये है। अब आपसे कहा जाए सिंपली कि मुगल चित्रकला की सामान्य विशेषताओं या अभिलक्षणों को बताएं। लिखिए क्वेश्चन। देखिए, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं, प्रमुख विशेषताएं, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं या अभिलक्षणों को बताएं। अभिलक्षणों को बताएं। ठीक है, एक तो सवाल आपका ये हो सकता है, सीधी सी बात, आपसे कहा गया मुगल चित्रकला की सामान्य विशेषताएं या अभिलक्षणों को, तो आपने सारी बात रख दी। इसमें क्या है, हमें कुछ उदाहरण इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा सभी निर्माण, कोई एक दो एग्जाम्पल दे दिया सभी का, मान लो जहांगीर के समय का दे दिया हमने एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कहा ग्रंथ चित्रण, तो अकबर के समय का एग्जाम्पल दे दिया ग्रंथ चित्रण का। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी मार्क करके, दोबारा बता देता हूँ अभी मैं, ये सब पढ़ लेना आप। यदि वो आपको याद है तो जैसे ये पॉइंट लिखेंगे वो आपको याद आएगा, उसमें वो एग्जाम्पल आपको ऐड कर देना है। समझ में आ रही है बात? तो दोबारा भी बता दूंगा सब एक बार आपको। एक तो सवाल ऐसे आ सकते हैं, दूसरा लिखें सवाल। देखिए, अकबर कालीन, अकबर कालीन या जहांगीर कालीन चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को बताएं। अकबर कालीन या जहांगीर कालीन चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को बताएं। ठीक है, अकबर कालीन या जहांगीर कालीन चित्रकला की, देखो मुगल चित्रकला पूछेगा तब तो ठीक है, अब केवल आपसे यदि स्पेसिफिक पूछ सकता है अकबर या जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब नहीं पूछेगा आपसे, बाबर हुमायूं नहीं पूछेगा आपसे, तब भी हमें क्या करना है, तब भी हमें यही बात लिख देनी है। अब अकबर पूछा तो इसमें केवल अकबर का उदाहरण देना है, उदाहरण नहीं भी दोगे तब भी 50% नंबर आ जाएंगे इसमें, इतने तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है इसको। दे दोगे तो कन्फर्म 50% आएंगे, डाउट नहीं रहेगा। अब आप सोचोगे सर 50 ही क्यों कहते हैं आप? 50 में रैंक 1 to 10 आ जाता है, 50% में रैंक 1 to 10 हो जाता है। जैसे कभी आप देखोगे, आपने दिखाया नंबर आपको 3, 3.5, 4 दे रहे हैं, इसका मतलब जीएस में आपको एवरेज निकालोगे तो 1000 में 400 नंबर मिल रहे हैं आपको। 450 नंबर मिलने का मतलब है लगभग आप टॉप 100 वाली स्थिति में आ रहे हैं। वहां होती है मार्किंग टफ। टफ क्यों होती है मैं पहले आपको समझा चुका हूं। ठीक है, टफ क्यों होती है मार्किंग ये आपको मैं समझा चुका हूं। अब अपने ग्रेजुएशन को याद कर लीजिए एक बार। जब भी आपको लगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच बीच में आप भूल जाएंगे आप, ठीक है, आपको लगेगा नंबर क्यों नहीं देते हैं। वैसे नंबर यहाँ लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वहां तो हम बहुत सारी चीजों को लिखते हैं ना, तब जाके मुश्किल से लिख पाते हैं। यहाँ तो हम एक ही चीज पढ़ के जाकर लिख रहे हैं, यदि ठीक लिख रहे हैं तो नंबर दे देना चाहिए उनको, 6 नंबर, 6.5 नंबर, 10 में। बट चूंकि ये मान लेते हैं जो कॉपी चेक करने वाले कि नहीं वहां कम नंबर, इसलिए बच्चों को शुरू से कम नंबर देना है। दोनों में अंतर है। यदि मैं यहाँ कॉपी चेक करूंगा तो नंबर अच्छा लिख रहे हैं तो मैं नंबर दूंगा आपको, 6 नंबर आएंगे, 10 में 7 आएंगे, 6.5 आएंगे। बट वहां ये स्थिति नहीं रहनी है आपको, कंफर्म है ये। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, घर में ठीक से पढ़ के उसको जाके लिख दिया आपने 15 मिनट में, 10 मिनट में। वहां तो ऐसे ऐसे हजारों टॉपिक पढ़ के जाने, कौन से टॉपिक का उत्तर किसमें मिक्स कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए वहां मार्किंग जो है बदल जाती है। बट क्या होता है, एक कल्चर आप देखेंगे जहां जहां टेस्ट सीरीज है कि नहीं बस नंबर हमें स्ट्रिक्ट, ठीक है,
मेरा काम है बट आपको समझा देना, उस पर नंबर के उस पर चक्कर में मत जाइएगा आप, ठीक है। कभी बहुत अनुभव है, जो बच्चे कॉपी चेक करते हैं उसे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बताया ही था कभी आपको, जो अपनी टीम में यहाँ पे भी हैं 2-3 लोग, यहाँ देखने के बाद पता चला सब हमारे स्टूडेंट ही हैं ये भी, ठीक है। मेंस इंटरव्यू दिया हुआ है इन लोगों ने भी, है ना, अलग अलग टाइम पे भी हैं सब, ज़्यादातर वही लोग हर जगह चेक करते हैं कॉपी। इन बच्चों को थोड़ा अनुभव होता है मेंस का, इंटरव्यू का, एक दो बार। यहाँ जब देखा तो पहली बार आया था, जब देखें तो भाई सब याद आ गया मुझे कि सब पढ़ते थे हमसे, ठीक है। पढ़ते क्या थे, पहली क्लास ही मेरी होती थी, राइटिंग की शुरुआत ही हम ही कराते थे इन लोग सबको, ठीक है। आप समझ लो 50-51 बैच हो गए पिछले 8 साढ़े 8 साल में स्टार्ट करते हुए मुझे सीएस के। 50-51 बैच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो सीखना तो एक, अब एक चीज़ ना हैबिट में आ जाती है, तो हम भी मानते हैं कोई बात नहीं, आप नंबर पे मत जाइए। इसलिए आपको समझाते हैं हम सर, फीडबैक देखिए, मुख्य मांग में क्या सुझाव दे रहे हैं, मेरी बात ठीक से सुनेंगे आप, समझेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं पड़नी है आपको, बस आपको समझना है कि मुख्य मांग में कुछ सुझाव आया क्या। बाकी एक हिस्सा तो इम्प्रूव होता है जब क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं और खूब मेहनत करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो खूब लिखेंगे ना तो आइडियाज भी आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकबर या जहांगीर, तो क्या करेंगे आप, सेम विशेषता को लिख देंगे, कंप्लीट हो गया आपका ये भी, है ना। एक बार अभी क्या करते हैं, जो आपको हैंडआउट्स दिया गया था उसको फिर से एक बार चित्रकला हम पढ़ देते हैं, ठीक है। पुराना वाला ही है, जो नहीं लेकर के आए हो किसी की मदद ले लीजिएगा। दिख रहा है सभी को, मुगल चित्रकला। देखो यहाँ बाबर है, अच्छा इसमें मैंने क्या टिक करवाया था आपको, बेहजाद, वेरी गुड। मैं कहा ये भी चेक कर लूं कि आपने टिक मारा या नहीं मारा पिछली बार। अच्छा जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा क्या टिक करवाया था इस बार, ये भी तो पता चले क्लास में कितना गंभीर है। हुमायूं में हमने क्या टिक मारने के लिए कहा था, पीछे से कोई बताएगा इधर से, हम बताइए। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, वेरी गुड, हाँ। क्योंकि ये दोनों ही चित्रकार अकबर के साथ भी आएंगे भारत, ठीक है। ये बस है डाउट्स, पहले पहले मिला ही नहीं है आपको क्या, कोई बात नहीं है। अब जैसे हुमायूं के समय, अब बाबर हुमायूं के साथ समस्या क्या है, दोनों के पास, दोनों राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है और आर्थिक स्थिति दोनों की बहुत अच्छी, ताकतवर हैं, बादशाह हैं, स्टेबल नहीं है। तो रुचि होते हुए भी चित्रकला का विकास हो पाएगा क्या, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। स्थापत्य कला मैंने कैसे लिखाया था आपको, बाबर की रुचि थी लेकिन इन कारणों से विकास नहीं हो पाया। हुमायूं की रुचि थी लेकिन इन सब कारणों से बहुत ज्यादा विकास। चित्रकला में भी वही सेम बात हो जाएगी, बाबर की रुचि थी बट कुछ कर नहीं पाया बहुत ज्यादा, हुमायूं की रुचि थी लेकिन बहुत, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, ठीक। अब मेन बात शुरू होती है अकबर की, ठीक। देखेंगे अब्दुल समद के नेतृत्व में इसने एक चित्रकला विभाग बनाया था अकबर ने, ठीक है, अब्दुल समद के नेतृत्व में, क्लियर। अब आगे देखेंगे अकबर के बारे में, तो हमने कहा था ग्रंथ चित्रण का उदाहरण, जैसे हमजा नामा, ये एक पौराणिक ग्रंथ है इस्लाम का, है ना, अकबर के समय का पहला चित्रित ग्रंथ है। जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था, यहाँ लिखवाया ना मैंने आपको ग्रंथ चित्रण, तो आपने उसमें से कोई एग्जाम्पल दे दिया एक। इसी में देखेंगे आप तूती नामा, बाबर नामा, अकबर नामा, रमजा नामा, महाभारत का अनुवाद है, तो उस पे भी इसने मतलब करवा दिया काम। अब ये हमने कहा ये याद रख लीजिएगा आप, एक दो नाम इसमें, हमजा नामा, रमजा नामा, दो कहा था याद रखने के लिए कम से कम। ग्रंथ चित्रण आया तो आपने दो, जैसे अकबर के समय इन ग्रंथों का चित्रण, ये होता है उदाहरण ऐड करना। आगे देखेंगे आप अकबर के समय अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामान्य विशेषता में ही मैंने लिखा दिया। अकबर के समय के कुछ चित्रकारों का परिचय दिया गया जिसमें अब्दुल समद और मीर सैयद अली हैं।
हमने कहा इन दोनों के बारे में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब्दुल समद, सैयद अली, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, इन चार चित्रकारों में कोई ना कोई एक प्रश्न यूपीएससी ऑप्शनल में जब प्री हुआ करता था तो जरूर पूछता था। ठीक, जब पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ करता था, तब इन चारों में से हर 3-4 साल पे कोई ना कोई एक प्रश्न आ जाया करते थे। तो यूपीएससी का जो अपना क्वेश्चन बैंक होता है, जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, कभी आपको याद होगा मैंने समझाया था एनडीए, सीडीए, सीडीएस, यूपीएससी के प्रश्नों को पढ़ने मात्र से भी बहुत सारा आइडिया लगता रहता है। तो चूंकि हमें वो ध्यान है, मैं 3 साल पढ़ा भी चुका हूँ ऑप्शनल, वो ऑब्जेक्टिव वाला फेज भी, उसका एनालिसिस एकदम दिमाग में बैठा रहता है। जैसे हेलियोडोरस मैंने आपको लिखवाया, हर 2-3 साल पे हेलियोडोरस वाला सवाल रिपीट हो जाता था पीटी में। 4-5 सवाल तो फिक्स थे ऑप्शनल के जमाने में 120 में। अभी तक जीएस में हेलियोडोरस पूछा नहीं है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ, आपको याद होगा इंडो ग्रीक जब मैंने बताया था आपको। बट वो जितने भी, वो जो क्या नाम था वो रुद्रदामा और ये सब का जो जूनागढ़ शिलालेख है और सुदर्शन झील है, वो भी फेवरेट था। तो 4-5 क्वेश्चन ना फेवरेट हुआ करते थे उस दौर में। ठीक है, तो रख के चलते रहते हैं ना कि कभी कोई बड़ी घटना है, किताबों में है, जानकारी पूछना हो तो पूछ लेंगे। इसलिए हमने कहा ये दोनों ऐसे पढ़ लीजिएगा। देखो यहां से आपको अकबर के बारे में क्या पढ़ना है, चित्रकला विभाग 1, ग्रंथों का चित्रण 2, दूसरी बात हमने बताई, तीसरा 2 चित्रकारों के बारे में। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं, जबकि इसमें 20 बातें कही गई हैं। ठीक है, अब जहांगीर के समय एक अका रीजा के साथ शुरू हुआ। ठीक, जहांगीर के समय चित्रकारों का परिचय दिया हुआ है, तो फारूक बेग, ध्यान रखिएगा, एक बीजापुर राज्य है जिसका नाम हम लिया भी हमने पहले, और दौलत है, ये चित्रकारों का चित्र खूब बनाता था दौलत। जहांगीर को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय रहा है। अब जैसे आ जाए ना सभी निर्माण, मान लो मुगल चित्रकला के भी सभी निर्माण, तो आपने बताया जैसे जहांगीर के समय सभी निर्माण को विशेष महत्व दिया गया, दौलत इसमें एक प्रमुख चित्रकार थे। आपने ये जो उदाहरण दिया ना, इससे नंबर बढ़ने की संभावनाएं एकदम ठीक प्रबल हो जाती हैं। ये बात समझ में आ रही है सभी को ना? ठीक है, अब इसी में देखेंगे आप, चलो मनोहर भी हो गया, बिशनदास का भी नाम है ना। जो मेन है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, मैंने कहा था ये 2 जरूर याद रखने हैं आपको। ठीक, मंसूर जो है प्रकृति चित्रण में, जैसे साइबेरिया का सारस है, बंगाल का कोई फूल वगैरह है, पुष्प है ना। अबुल हसन, नादिर उजमा की उपाधि थी। चिनार के पेड़ पर गिलहरियों का चित्रण इसका बड़ा फेमस है, गिलहरी है, चिनार का पेड़ है। हमने कहा ना प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया है। उदाहरण ले लिया हमने, जैसे अबुल हसन का एग्जाम्पल, मंसूर का एग्जाम्पल। समझ में आ गई बात? यहां कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, उसमें आपने उदाहरण को फिट कर दिया। आप देखेंगे कि जहांगीर के समय हास्य चित्रण की शुरुआत हुई। ठीक, और जहांगीर के समय ही लास्ट में मुरक्के यानी एल्बम। हास्य चित्रण किसके समय शुरू हुआ? जहांगीर के समय एल्बम, अलग अलग तरह के विषयों के लिए अलग अलग एल्बम का कॉन्सेप्ट। एल्बम एक बार प्री में आ चुका है, या हास्य चित्रण, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 4-5 साल के भीतर आईएएस प्री में पूछा गया था, बहुत सिंपल, कि किसके समय शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, ऐसे करके पूछा था। ठीक है, ये नोट्स शाश्वत है, युगों युगों से चला आ रहा है। ठीक है, शाश्वत नोट्स है। मैं तो बस आपको बचा रहा हूं, देखो इजी होता था आप सब पढ़ लीजिएगा। तो आप सोच लो कितनी एनर्जी आपकी इसमें चली जाएगी। यही होता है आमतौर पे किताबों में। हम आपको नोट्स भी देंगे तो आपको बताते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं उसको पहले देख लीजिए आप। जब एकदम याद हो गया और आपको लगता है अब क्या करें, तो पढ़ा हुआ कुछ और पढ़ते रहिए आप उसमें। समझ में आ रही है बात ना? जब सब कुछ याद करके बैठे हुए हैं, ये कब तय होगा? जब सारे विषय पढ़ लेंगे तब। अभी तय मत करिएगा कि आज हमने सब पढ़ लिया, और रीडिंग करिए, जब दे रखा है तो एक बार रीडिंग कर जाइए उसको, क्या क्या लिखा हो।
दो बार रीडिंग कर जाइए आप। ये निर्धारण होता है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ सारी चीजें हमारी पकड़ में हैं, तब भी मेरा सुझाव था क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाना ठीक रहता है। खूब क्वेश्चन बनाइए और आगे आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे करके आप जानकारी। इसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब देखेंगे मुगल चित्रकला की विधा या शाखा। ग्रंथ चित्रण शुरुआत किसके समय हुई? अकबर के समय। छवि चित्रण किसके समय शुरुआत हुई? अकबर के समय। शाहजहां के समय ये चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था सबसे ज्यादा। हास्य चित्रण शुरुआत जहांगीर के समय, शाहजहां के समय पीक है इसका। प्रतीकात्मक चित्रण अकबर के काल में शुरुआत हुई है। आप देखोगे यहां पे तीन चीज की शुरुआत तो अकबर के समय ही हो रही है, ऐसे भी देख लिया आपने। यूरोपीय प्रभाव भी अकबर के समय शुरू हुआ, इसके बाद वाला पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट है हास्य चित्रण के अलावा हर चीज की शुरुआत जो है एल्बम हास्य चित्रण अकबर के समय हुआ। हमको ये नहीं भी याद है तो हमने कॉन्सेप्ट बना लिया इसमें। याद रखने का दूसरा तरीका भी होता है, हास्य चित्रण के अलावा शुरुआत जो है अकबर के समय ही हो रहा है। ये वाला पॉइंट बस पढ़ने वाला था, बाकी इट्स ओके, इससे ज्यादा आपको कुल मिला के 12-14 इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया जो आप याद रख लीजिएगा। अब जब इसमें लिखना हो अकबर कालीन विशेषताएं, जैसे हिंदू मुस्लिम कलाकारों को संरक्षण दिया, मान लो हमने लिखवा दिया एक पॉइंट, आपसे कहा जाए अकबर कालीन विशेषताओं को बताएं। अब आपको लगता है कि आपको याद है दसवंत बसावन तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट चलेगा। देसी विदेशी तो अब्दुल समद विदेशी था, दसवंत देसी था, लिख दिया दोनों का नाम। नहीं याद है तो ओके है, कॉन्सेप्ट लिख के छोड़ दिया। समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, या तो आपसे अकबर काल की विशेषता पूछ लेगा या आपसे जहांगीर के काल की विशेषता पूछ लेगा, ये तो लिख ही देना। उदाहरण याद रखना ही पड़ेगा पीटी पास करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उदाहरण याद होने चाहिए। इसमें पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा किसके समय क्या ज्यादा रहा है, 4-5 अंतर आपको यहीं मिल जाएंगे। ठीक, जहांगीर ही मेन है ना। ये हो गया आपका। तीसरा लिख लें आप यहां क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा लिखें आप इसमें कि मुगल काल में चित्रकला के विकास को संक्षेप में बताएं। ठीक, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा? जैसे बाबर के समय क्या हुआ, हुमायूं के समय क्या हुआ, अकबर के समय क्या हुआ, जो आप क्रम से पढ़ रहे हैं ना, आपको क्रम से, विकास में क्रम से बताना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? स्थापत्य में भी मैंने आपको समझा दिया था, यहां भी समझा रहा हूं आपको, क्योंकि कल्चर वाला सेक्शन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाबर के समय भाई उसके पास समय नहीं था, फिर भी चित्रकला में उसकी रुचि थी, बेहजाद का उल्लेख करता है। पहला पॉइंट। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया जो मैंने लिखवाया आपको पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर बाबर पे 2 लाइन हो गया, हुमायूं पे 2 लाइन हो गया, अकबर पे 4-5 लाइन लिख दिया, जहांगीर पे 4-5 लाइन लिख दिया, शाहजहां पे 1-2 लाइन लिख दिया, औरंगजेब के समय लाकर उसका पतन करवा दिया। विकास में शासक वाइज आपको चलना पड़ेगा, और अकबर के समय जो कुछ प्रमुख बातें हैं इसमें से हमने उठा लिया। जहांगीर के समय सारी विशेषताएं, कुछ जो चेंज हुआ वो बता दिया, शाहजहां के समय जो चेंज हुआ वो बता दिया, लिखा हुआ उसके अंदर। तब विकास रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ हमने विकास बताया है। ऐसे लिख दोगे तो विशेषता हो जाएगा, विकास नहीं आएगा इसमें। अंतर समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? ठीक, तो नोट जैसे भी हमने बताया वैसे ही पढ़ के आप इसको विकास के तौर पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक, एक और सवाल लिखें आप। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शासकों के योगदान को बताएं।
चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शासकों के योगदान को बताएं। ठीक है, यही विशेषता को ही लिख दीजिएगा। ये मुगलों के द्वारा ही तो सब किया गया ना, तो कंट्रीब्यूशन है मुगलों का चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक, क्लियर सभी को? ये विशेषता वाला पॉइंट इसमें योगदान में आ जाएगा। मैं जहांगीर के बारे में वैसे कुछ बातों को फिर एक बार बता दे रहा हूं। जहांगीर इसमें से भी आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, जहांगीर कंप्लीट पढ़िएगा। सजेशन क्लियर ना सभी को? देखो, जहांगीर के समय माना जाता है जो मुगल चित्रकला है वो सबसे ज्यादा डेवलप था, क्योंकि जहांगीर की बहुत ज्यादा रुचि थी चित्रकला में। जहांगीर खुद कहता है कि मेरे पास कोई एक चित्र आए और उसको अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं बता दूंगा कि चित्र का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। तो जो शासन क्या करता होगा वो? नूरजहां क्यों शासन करती थी? नहीं, मैं तो यही देखता हूं कि भाई इतना फुर्सत है इसके पास, ये शासन क्या करेगा फिर ये? या हम लोग नहीं कहते अपनी पिता की कमाई जो है बाप की कमाई खा रहा था, जो कहा जाता है, ठीक है ना? ये वो वाली बात होगी। मतलब अकबर ने एक मजबूत बुनियाद दी थी तो चित्र में लगा हुआ है ये। अरे अकबर भी चित्र का शौक पाल सकता था अपना। पहला काम भाषा का, आपने कलाकारों को संरक्षण दे दिया, वह बैठ के तुम चित्र ऊंची पकड़ के चित्र बनाए जा रहे हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। एक ये खास बात है। दूसरी बात, जहांगीर के समय प्रकृति का चित्रण अधिक यथार्थवादी हो गया है। जैसे अकबर के समय बादल के चित्र रूई जैसे लगते हैं, और जहांगीर के समय एक्चुअल में वो चित्र लगता है जैसे बादल घूमर रहा हो। जहांगीर के समय प्राकृतिक चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। मैं बोल दे रहा हूं, आपको मन करे तो घर पे बैठ कर लिख लीजिएगा आप एक बार। जहांगीर के समय प्राकृतिक चित्रों को अधिक महत्व दिया गया, बारीकियों को अधिक महत्व दिया गया जहांगीर के समय। तीसरी बड़ी बात हो गई, जहांगीर के समय सभी निर्माण को भी अकबर की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया। तभी किसका? राज परिवार का तो बन ही रहा है, और किसका? चित्रकारों का। और किसका? शासकों का। ईरान के शासक का, बीजापुर के शासक का। अकबर से बड़ा कोई था ही नहीं, तो चित्र किसका बनवाता हो? कॉन्फिडेंस भी होता है। मैं मतलब इसको ऐसे देखता हूं, मुगल जितने भी शासक हैं सबको चित्रों में हमेशा पूरे एकदम साज सज्जा के साथ, खूब बढ़िया वेशभूषा के साथ सबको चित्रित किया गया, एकदम अलंकृत। देख के लगेगा कि हाँ भाई कोई बादशाह है, महंगा महंगा वस्त्र है। अकबर को प्रायः चित्रों में बहुत साधारण तरीके से, कभी कुछ मुआयना करते हुए बिल्डिंग बन रहा है तो वैसे ही, कभी नंगे पांव भी चित्र में अकबर को दिखाया गया है। आत्मविश्वास बहुत है उसको, तो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस चित्रों के मोहताज नहीं है। वो चित्र कुछ बोलेगा, ठीक है। इतनी सारी बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बोल रहा है आज भी, बिल्डिंग में चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा अलग लेवल पे चला गया था अकबर का, ठीक है। तो चित्रों में जब हम बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में, फिर हमने भी क्या बताया, सभी निर्माण पे प्रतीकात्मक चित्रण क्या होता है। जैसे जहांगीर के समय देखोगे प्रतीकात्मक चित्रण को महत्व दिया गया है। जैसे जहांगीर मलिक अंबर को कभी मतलब पूरी तरह से अधीन नहीं कर पाया। तो एक चित्र में मलिक अंबर का सिर कटा हुआ है, जहांगीर के सामने रखा हुआ है। वो कल्पना कर रहा है कि इसका कटा हुआ सिर काश मेरे सामने। ठीक, तो प्रतीकात्मक चित्रण है ना। प्रकृति पे बहुत ज्यादा बारीकियों पे महत्व दिया गया, हमने बताया आपको, है ना। तो जहांगीर की ये खूबसूरती है। हाशिया चित्रण की इसी समय शुरुआत होती है, एल्बम की इसी समय शुरुआत होती है। तो अभी जितनी बातें बताई ये सब अकबर से हमने डिफरेंस क्रिएट, क्योंकि विकास भी लिखोगे तो जहांगीर की जरूरत पड़ेगी। अंतर भी जैसे पूछा आपने तब ने जानबूझ के इसको कर दिया, एक साथ बोल दिया सर। आप जो बात है इसी में है। अब आप जैसे नोट्स में ही देखेंगे आप, दो जगह इसमें लिखा हुआ है, हाशिया चित्रण शाहजहां के समय चरमोत्कर्ष,
कवि चित्रण शाहजहां के समय चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है ना। चरमोत्कर्ष मतलब सर्वाधिक। ठीक है, तो ये हो गया मुगल चित्रकला पे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, और उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट। क्लियर सभी को? हाँ पूछ लो। नहीं बन रहे हैं, ठीक से पढ़ो। मत तो नहीं दिया गया, नहीं नहीं दिया गया, मुगल में नहीं दिया गया, बाकी क्षेत्रीय चित्रकला में दिया गया धर्म को महत्व। इस्लाम में चित्रकला को वर्जित माना गया है कि भाई आप चित्र जो बनाते हैं पेड़ पौधे का, जीव जंतु का, आप उसमें प्राण का संचार नहीं कर सकते, तो आपको चित्र बनाने का भी अधिकार यह केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए आप चित्र मत बनाइए। अकबर का तर्क यहीं पे थोड़ा उल्टा था जो मैंने बताया था आपको। अकबर ने क्या कहा था कि चित्र बनाना इसलिए चाहिए ताकि हमें ये एहसास हो कि हम ईश्वर नहीं हैं। अपने हिसाब से व्याख्या करता था। कबीर मतलब के बारे में एक एग्जाम मतलब उदाहरण, कभी कहानी पढ़ रहे थे कभी किसी अखबार में कि कबीर की मतलब वो बकरी थी उनके पास, कबीर के पास, कबीरदास के पास, और वो बकरी कई बार वो यहाँ चरते चरते मस्जिद में भी चली जाया करती थी। तो मस्जिद में जो उलेमा होते थे, मौलाना होते थे, कबीर को चेतावनी देते थे बार बार, तुम्हारी मस्जिद जो है बार बार, ये अच्छी बात नहीं है कबीर। तो कबीर कहते थे ठीक है, वो बकरी है इसीलिए तो चली जाती है। जिसके पास बुद्धि होगा ऐसे जगहों पे वो कभी भी ईश्वर को तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है, कहीं से बैठे, उसे कहीं जाने की जरूरत क्या है। तो कबीर कहते थे बकरी है इसलिए तो चली जाती है वो। ठीक, समझ में आ रही है ना बात? बकरी है इसलिए तो बार बार चली जाती है वो। ऐसे ऐसे कभी कभी देखो, जितने हिस्ट्री के ना बड़े कैरेक्टर हैं, जो जो भारतीय समाज जिन्होंने दिशा दिखाई है, जिनकी बातों को हम लोग कोट करते रहते हैं, सब पूरे सालों भर में किसी न किसी की जयंती चलती रहती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, अभी कुछ न कुछ अखबारों में आता रहता है। हर महीने में कम से कम 15-20 पर्सनालिटी के बारे में लेख आपको अखबार और मैगजीन में। ऐसे हिस्ट्री ना जीवंत हो जाता है पूरी तरह से। जब पूरे साल आप पढ़ेंगे ना आप 100-150 पर्सनालिटी के बारे में, बेसिक आइडिया तो आपको यहाँ से आप कबीर आ गया तो आपको पहले से पता है अच्छा निर्गुण वाले हैं, निर्गुण के 10-12-15 पॉइंट वो तुरंत आ जाना चाहिए आपके सामने। निराकार, गुणों से परे, गुणातीत ईश्वर, मूर्ति पूजा नहीं, अवतारवाद नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, धर्म ग्रंथों को महत्व नहीं, मतलब एक बार धर्म के सारे पहलू, पुरोहितों को महत्व नहीं, अंधविश्वास की आलोचना, कर्मकांड की आलोचना, भक्ति के माध्यम से मोक्ष, समाज के सभी वर्गों को मोक्ष, गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष, सन्यासी जीवन की जरूरत नहीं। एक बार में वो सारे पॉइंट आपके सामने, तो कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया ना आपका, उस पर केवल कहानियां ही तो होगी, कहानी का निष्कर्ष क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। तर्क बुद्धिवादी हैं ये, ठीक है, तो आखिर कहानियां किसी नहीं सब बातों पे तो है। ठीक है, तो अब आपको एक बार याद है दादू दयाल कभी आ गया, रविदास आ गया, यही हमने कहा बेसिक आपको याद है तभी तो कुछ आप आगे नया कभी पढ़ो, पढ़ते रहो। कभी कभी आप कहीं कुछ आता है अखबार वगैरह पढ़ते हो, मैंने तो कहा आपको सभी को आधा एक घंटा अखबार समय निकाल के पढ़ते रहना चाहिए। नोट्स मेकिंग के लिए मैंने मना किया आपको, अखबार पढ़ना स्पीड के लिए, शब्दों के लिए। पहला पेज पढ़ने से कम कल की 5-6 बड़ी खबर आपको पता चलती है क्या चल रहा है देश दुनिया में। संपादकीय पेज पढ़ते रहना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा का टाइम, और लेजर टाइम है, ऐसा नहीं कि नियम से पढ़ रहे हैं आप। तो जब आपको मन करे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कोई एक लेख, एक न्यूज पढ़ लिया, ठीक है, स्पीड अच्छी हो जाएगी, भाषा और अच्छी होती है उस अखबार पढ़ने से भी। एग्जाम के लिए मैंने साफ साफ कहा मैगजीन ही काम आता है एग्जाम में। मेरा दृष्टिकोण बहुत साफ है। कोई कहेगा कि नहीं आप अंग्रेजी का ही अखबार पढ़ो, जो कहता है वो कहने दीजिए उनको, मेरा दृष्टिकोण साफ है, नहीं आप मैगजीन पढ़िएगा। जब आपको एग्जाम देना हो 12 महीने की मैगजीन आप, करंट अफेयर्स में भी क्या याद करना है ना, मैं नोट्स
तो नोट्स तो बना हुआ होता है मैगजीन में। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, वैसे करंट अफेयर्स भी पढ़ने वाले हो। अखबार कोई एग्जाम के लिए थोड़ी होता है, अखबार में तो पक्ष में विपक्ष में लेख होता है। मैगजीन होता है संतुलित तरीके से, उसमें दिया जाता है सारे पक्ष को। वो एक तरह का नोट्स होता है, और एग्जाम में नोट्स ही काम आएगा। मैगजीन पढ़ेंगे, फिर उसकी सिनॉप्सिस बनेगी, आप बनाएंगे, जैसे आपको हिस्ट्री में सिखाया हमने। रिवीजन करेंगे तब तो कुछ याद रहेगा, तब जाके वहां प्रेजेंट करोगे। ऐसा नहीं ना कि एक बार हम पढ़ लिए, हम विवेकानंद हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं या जो भी, सारी बातें याद हो गई मतलब हमेशा के लिए। हमें याद रखने के लिए हर पर्सन टू पर्सन 2 4 5 बार रिवीजन करके रहना पड़ता है। तो आई होप ये चारों पांचों सवाल इस तरह के आपके होंगे। यही बात सल्तनत कालीन स्थापत्य, यही बात मुगल स्थापत्य में भी मैंने बताई थी आपको। ठीक, अब आप लिखे राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला देखिए आप इसके बारे में। देखो, राजस्थानी चित्रकला मोटे तौर पे राजस्थान में चित्रकला की 4 शैलियों का उल्लेख होता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। क्या हो रहा है? राजस्थानी चित्रकला, देखो राजस्थानी चित्रकला की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर भी आप समझ लो एक तरह से 16वीं से 18वीं सदी। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं है, इससे पहले भी है। मुगलों के समानांतर ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मुगलों की 17वीं सदी मान लीजिए आप, है ना। ठीक है, मुगलों के समानांतर ही हम लोग राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं, और इसकी अलग अलग शैलियों की बात करते हैं हम लोग। जैसे मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, और इसी में है हड़ौती शैली और कुंठार शैली। ये थोड़ा महत्व रखता है। जैसे आप देखोगे राजस्थान का इतिहास हम बहुत तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, है ना। लेकिन राजस्थानी चित्रकला, जितनी भी इतिहास की किताब हैं उसमें बहुत हाईलाइट किया जाता है इसको। एग्जाम में आ सकता है, आया भी है प्रारंभिक परीक्षा में सवाल इससे, मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। अब मारवाड़ का समझ लो आप, जोधपुर और आसपास का क्षेत्र हो गया, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जोधपुर एवं आसपास के डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे नागौर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, ये सब मारवाड़ शैली का सेंटर माना जाता है। ठीक, मेवाड़ आपका हो गया वही चित्तौड़, उदयपुर और आसपास के क्षेत्र, है ना। ठीक, चित्तौड़, उदयपुर, ये सब का इलाका हो गया आपका मेवाड़। हड़ौती आपका है कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा एवं आसपास के डिस्ट्रिक्ट। ढूंढार हो गया आपका जयपुर, अलवर। ये राजस्थानी चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ हैं। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे पहले सामान्य विशेषता। ठीक है, सामान्य विशेषता जैसे हम पढ़ेंगे तो हम किसी पे भी अप्लाई कर देंगे हम। राजस्थानी चित्रकला पूछे तब, कोई क्षेत्रीय शैली पूछे तब। ठीक, और सामान्य विशेषता पढ़ते पढ़ते ही हम मुगलों से अंतर को भी वहीं पे चिन्हित कर लेंगे। क्लियर सभी को ना। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बहुत कुछ कुछ बातें हम, या इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख ही लेते हैं, एक दो पॉइंट, तब सामान्य विशेषता देख लेंगे हम। जैसे मारवाड़ शैली देखेंगे आप।
जैसे मरुस्थल का चित्र बहुत महत्व दिया जाएगा यहाँ पे। मरुस्थल के चित्र को, और यहाँ जो पुरुषों का चित्र होगा उसकी एक खास बात क्या देखेंगे आप, दाढ़ी, मूछें। मूछ मत लिखिएगा, मूछ लिखिएगा। दाढ़ी और मूछों के साथ, बड़े गुस्से वाले होते हैं भाई आप, राजस्थान के जो लोग होते हैं ना, जो वहाँ हुक्म होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं सब, ठीक है। लिख लें आप, दाढ़ी और मूछों। चित्रों में प्रायः पुरुषों को दाढ़ी और मूछों के साथ चित्रित किया जाएगा, ठीक। मारवाड़ की बात कर रहे हैं ना। मेवाड़ में खास बात क्या रही है, ग्रंथ चित्रण, और एक खास बात क्या है, पट्ट चित्र। पट यानी कपड़ों पर चित्र। पट्ट चित्र बहुत फेमस है नाथ द्वारा का। पट्ट चित्र बहुत फेमस है नाथ द्वारा का, ठीक है। भगवान कृष्ण और उससे संबंधित बहुत सारे विषयों पे चित्र बनते हैं। पट्ट चित्र, जो लोग भी अभी जाते हैं नाथ द्वारा, ठीक है, ऑलमोस्ट वहाँ से वो अभी, आपने देखा होगा कि उदयपुर में दो भाइयों के बीच में या दो रिलेटिव के बीच में कुछ टकराव हुआ था अभी, ठीक है। एक घटना न्यूज़ में भी आई थी, मेवाड़ राणा प्रताप के वंशज के बीच में टकराव। उसमें एक जो थे वो नाथ द्वारा के ही विधायक हैं, उनकी खबर आ रही थी। विश्वराज या विश्वरूप सिंह करके जो थे वो नाथ द्वारा से ही विधायक, और एक हैं लक्ष्य राज जो पूरा बिजनेसमैन हो गए हैं एकदम, ठीक है, उनके बारे में खबर आ रही थी। बड़ी बड़ी शादियां होती हैं सब उनके ही मतलब महल वगैरह में, और जो जगह है उनके पास, जितनी हॉलीवुड बॉलीवुड की शादियां होती हैं सब वहीं होती हैं सब। बड़ी बड़ी शादियां हैं ना, महंगे पैसे, बड़ी बड़ी शादियां का मतलब पैसे वाली शादियां। बड़े तो आप भी बहुत हैं, हम भी हैं, तो मानने की बात है, ठीक है। क्यों ऐसा मान लिया जाए, हाँ, लेकिन हाँ, जो खूब जिनके पास पैसा हो, ठीक है। कोटा एवं आसपास के क्षेत्र में यहाँ देखेंगे आप, प्रकृति चित्रण को बहुत ज्यादा महत्व, प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है यहाँ पे। जीव जंतुओं में हाथी का चित्र बहुत मिलेगा आपको। इसके बारे में कहा जाता है मुगल चित्रकला का प्रभाव अधिक दिखेगा आपको। जयपुर अलवर जो है, जिसको ढूंढार शैली भी कहते हैं, इस पे आपको मुगल चित्रकला का प्रभाव अधिक दिखेगा। अच्छा, मारवाड़ वाले में ना एक पॉइंट और आप ऐड करेंगे आप, किशनगढ़, ये बहुत फेमस है बनी ठनी के चित्र के लिए, है ना। बनी ठनी के चित्र के लिए बहुत फेमस है किशनगढ़। बनी ठनी एक महिला का चित्र है, खूबसूरत महिला का चित्र है, उसको लेकर के अलग अलग विचार हैं कि भाई कोई रानी हो सकती हैं या राधा का हो सकता है, मतलब इस तरह की बातें कही जाती हैं। किशनगढ़ में बनी ठनी का चित्र जो है बहुत फेमस है। एक बार पूछा था कि बनी ठनी का चित्र जो है किस शैली से है, ये भी 7-8 वर्षों के अंदर ही पूछा गया आईएएस प्री में। ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि शाश्वत है ये सब जानकारी, तो क्लास नोट्स में सब था, ये भी लिखवा रखा है हमने ऐसे ही। ये क्षेत्रीय परिचय हो गया इसका कि भाई ये शैली है। अब जो मैं बताऊंगा सामान्य विशेषता ना, वो किसी पे भी लागू कर सकते हैं आप। लिखिए अब आप, सामान्य विशेषताएं। ठीक है, सामान्य विशेषता में लिखें आप कि पहला पॉइंट कि राजस्थानी चित्रों में
भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों को महत्व दिया गया है। भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों को महत्व दिया गया है। ब्रैकेट में लिख लें आप यहाँ पे भी, लघु चित्र में ब्रैकेट में कागज एवं कपड़ों पर चित्र, कागज एवं कपड़ों पर चित्र। ये क्या हो गया? समानता हो गया एक तरह से ये भी, ठीक है। ये क्या हुआ? एक तरह से सिमिलैरिटी हो गया, समानता हो गया, ठीक है। मुगलों से तुलना करेंगे आप तो ये समानता हो गया। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है। चित्रों के विषय को देखें, तो यहां भी चित्रों के विषय को देखें तो यहां भी राज दरबार से संबंधित चित्रों को महत्व दिया गया है। महत्व दिया गया है। इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ आम जनजीवन, इसी के साथ साथ आम जनजीवन एवं ग्रामीण जीवन के चित्रों को भी, ठीक, आम जनजीवन एवं, अब ये एक अंतर हो गया मुगल से। मुगल में आम जनजीवन और ग्रामीण जीवन के चित्रों को महत्व यहां बहुत दिया गया महत्व, ठीक है। तो ये एक आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अगला पॉइंट लिखें, चित्रों में पुरुषों के साथ साथ, चित्रों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के चित्रों को भी महत्व दिया गया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के चित्रों को भी महत्व दिया गया है। मुगलों से ये भी एक अंतर हो गया, वहां पुरुषों का चित्र, यहाँ महिलाओं के चित्र को भी महत्व दिया गया है। हमने कहा ना, पढ़ते पढ़ते ही आपको अंतर भी दिख जाएगा कि मुगलों की तुलना में क्या डिफरेंस आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें कि मुगलों की तरह यहां भी प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया है। मुगलों की तरह यहां भी प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया है। ठीक? आगे लिखें, लेकिन राजस्थानी चित्रकला में, अगला पॉइंट लिखें आप, राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। लिखें आप, जैसे राधा, राधा एवं कृष्ण का अधिकाधिक चित्रण किया गया है। ठीक? इनके जीवन की अलग अलग घटनाओं पे बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, धार्मिक विषयों को मतलब आम जीवन में भी और दरबार के स्तर पे भी। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें चित्रों में, चित्रों में अलग अलग मनोभावों
अलग अलग मनोभावों तथा प्रेम से संबंधित विषयों को भी महत्व दिया गया है। प्रेम से संबंधित विषयों को भी महत्व दिया गया है। इसको ना एक वर्ड यूज किया गया किताबों में, नायिका भेद। नायिका भेद मैं लिखने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये शब्द, उसको मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा दिया आपको। मैं एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ, लिखना होगा तो हम लोग लिख भी लेंगे। जैसे कोई स्त्री है, आप मान लो अपने किसी से मिलने जा रही हैं, अपने प्रेमी से, या राधा कृष्ण की बात है कि राधा जो है कृष्ण से मिलने जा रही है, मान लो चित्र है। तो जो चेहरे पे खुशी है ना मिलने की, उसको एक अलग तरीके से चित्रित किया गया है। जब हम बिछड़ रहे हैं तो उसका मनोभाव अलग है। हम बिछड़ रहे हैं मतलब हम चित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका मनोभाव अलग है। तो वो जो बारीकियां होती है चित्रों में ना, विरह का जो चित्रण है, मतलब दुख का जो भाव है, उसका मनोभाव अलग है। तो प्रेम संबंधित विषयों का नायिका भेद को धर्म के स्तर पे भी और सामान्य स्तर पे भी इसको खूब महत्व दिया गया है चित्रों में, ठीक है। चित्रों में इसको महत्व दिया गया है। नेक्स्ट लिखें। ठीक है, चित्रण के दौरान अलग अलग मौसम, अलग अलग मौसम एवं रागों, राग जो अलग अलग गायन से जो जुड़ा होता है, रागों का भी ध्यान रखा गया है। ये सब मुगलों में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। रागों का भी ध्यान रखा गया है। ब्रैकेट में लिख लें आप, ब्रैकेट में रागमाला, रागमाला, कौमा, 12 मासा, 12 मासा इत्यादि। यानी इनके सब्जेक्ट जैसे चित्र बनाए जा रहे हैं, मान लो तो जैसे सावन का मौसम है सपोज दैट, ठीक है, तो फिर वो उस तरह की हरियाली दिखाई जाएगी। बसंत है तो उस तरह के मतलब आपको पतझड़ आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो जो मौसम है उसका इम्पैक्ट, जाड़े की रात है तो फिर पूरा अंधेरा होगा, तो मौसम और राग दोनों को चित्रों में रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। ये भी एक खूबसूरती है जब राजस्थानी चित्रकला की बात होती है। तो अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट। देखिए, हाशिया चित्रण का प्रचलन नहीं था। हाशिया चित्रण का प्रचलन नहीं था। ठीक है, एक और लिख लें आप, एक चश्मे चित्र, ये मुगलों की तरह हो गया, प्रायः यहाँ पे भी एक चश्मे चित्र हो गया। एक और लिख लें आप, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप, जैसे नीले रंग, गोल ब्रश इत्यादि। नीले रंग, गोल ब्रश इत्यादि। नीले रंग, गोल ब्रश, जो मुगल काल में मैंने लिखाया था आपको, वही सेम बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये है राजस्थानी चित्रकला। तो यहीं पे आप मुगलों से समानता और अंतर यहीं पे मैंने करा दिया है, ठीक। आपसे पूछे विशेषता तो आप बता दीजिएगा। कोई एक शैली तो नहीं पूछने वाला आईएएस के मेंस में, यदि आ भी गया तो आप बता दीजिएगा, साथ में उसकी 2-3 बातों को भी बता दीजिएगा। ये सारी विशेषताएं थी, साथ में ये वाली बात भी रख दीजिएगा उसमें, ठीक। ये हो गया आपका राजस्थानी चित्रकला और मुगल चित्रकला। अब आप लिखें पहाड़ी चित्रकला। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है इंफॉर्मेशन। पहाड़ी चित्रकला,
पहाड़ी चित्रकला में लिखेंगे आप, ये है आपका मुख्यतः जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। जम्मू, उत्तराखंड एवं हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। जम्मू में एक फेमस केंद्र था बसौली, उत्तराखंड में गढ़वाल का क्षेत्र और हिमाचल में कुल्लू, कांगड़ा, चंबा। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा ये चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे, ठीक। यहाँ लिखेंगे आप 18वीं 19वीं सदी में 18वीं 19वीं सदी में मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात चित्रकला के क्षेत्रीय केंद्रों का उदय, पतन के पश्चात चित्रकला के क्षेत्रीय केंद्रों का उदय हुआ, इसी क्रम में पहाड़ी चित्रकला का भी उदय हुआ। इसी क्रम में पहाड़ी चित्रकला का भी उदय हुआ। ठीक है। आगे लिखेंगे पहाड़ी चित्रों में भी धर्म, प्रेम, प्रकृति, धर्म, प्रेम, प्रकृति, नायक नायिका भेद जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ठीक है, इत्यादि चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। नायक नायिका भेद इत्यादि चित्रों को अधिक महत्व दिया गया, ठीक है। धार्मिक विषय होंगे, प्रेम संबंधी विषय होंगे, मनोभावों का अंतर होगा और पहाड़ों पे तो प्रकृति चित्रण तो होगा ही होगा, ठीक। अगला पॉइंट लिखें भित्ति एवं लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। लघु दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड 1 कि भाई जनरल परिचय हो गया, कभी आ जाए कि पहाड़ी चित्रकला के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी जगह के बारे में एक एक दो दो बातें, ज़्यादा नहीं, किताबों में भरी पड़ी रहती हैं, कोई भी किताब में आप उसको पढ़ के निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाओगे कि क्या करना है, इसलिए कॉमन निष्कर्ष हमने पहले रख लिया है। सपोज दैट हमें बसौली के बारे में लिखना है तो ऊपर वाली बात मुगलों के पतन के बाद शुरू हुआ, भक्ति को महत्व दिया गया, धर्म को महत्व दिया गया, प्रेम को महत्व दिया गया, प्रकृति को महत्व दिया गया, भित्ति चित्र हैं, लघु चित्र हैं, 6-7 पॉइंट हमारे हो गए। उसको एक एक लाइन में कर दीजिएगा, एक साथ मत लिखिएगा, यदि एक पूछ ले तो लगना चाहिए कि हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। यही सब्जेक्ट है ना, तो आप अलग से कुछ करना तो है नहीं।
अब जैसे बसौली की कुछ खास बात, जैसे बसौली में बहुत सारी बातें हैं, बट एक जो ध्यान रह जाएंगे आपको, महिलाओं के चित्र में ललाट को थोड़ा पीछे की तरफ दिखाया गया है। ठीक, खुले हुए केश हैं और ललाट पीछे की तरफ है महिलाओं के चित्र में। एक कोई ऐसी यूनिक बात जो लगे कि हाँ ये बसौली की है, वो एक एक एग्जाम्पल ऐसा हमने पकड़ रखा है, एक दो दो एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रह जाएगा कॉमन बातों के अलावा। ठीक है, अब आप लिखें बसौली, बसौली है ना। बसौली में लिखें महिलाओं से संबंधित चित्रों में, महिलाओं से संबंधित चित्रों में पीछे पीछे की ओर, पीछे की ओर हटते हुए ललाट, पीछे की ओर जाते हुए या हटते हुए ललाट, अभी जो हमने बताया पीछे की तरफ ऐसे ही झुका रहेगा पीछे की तरफ ललाट, तथा खुले केश का चित्र, बाल या केश का चित्र। ठीक? ये हो गया बसौली का एक एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीला नीला और हाथों की मुद्राएं, धर्म प्रेम श्रृंगार राग बारहमासा, सब पॉइंट्स हैं इसके मतलब। ठीक है, बट एक पॉइंट रखना है हमें, ऐसे लिख लें आप गढ़वाल के बारे में। गढ़वाल पड़ेगा उत्तराखंड में आपका। ठीक है, महिलाओं के ललाट पर अर्धचंद्राकार, महिलाओं के ललाट पर अर्धचंद्राकार टीका, अर्धचंद्राकार टीका। महिलाओं को जो चित्र दिखेंगे आपको गढ़वाल में, उसमें एक ऐसे चंद्र अर्धचंद्राकार सभी चित्रों पे आपको देखेंगे। ये खास वहाँ की विशेषता है। और एक पॉइंट और लिख लें आप इसमें कॉमा दे करके, कि भोला राम, भोला इनोसेंट पूरा नाम है इनका, भोला राम 19वीं सदी के, 19वीं सदी के इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। भोला राम 19वीं सदी में इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। एक चित्रकार ऑब्जेक्टिव में शायद कभी ये काम आ जाए, इस मकसद से हमने ये नाम आपको बता दिया। ठीक, गढ़वाल हो गया। अब आप लिखें, आप जरा एक बार कांगड़ा लिख लें आप, कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली, ये तीनों है हिमाचल में आपका। कांगड़ा के बारे में लिखें आप कि कांगड़ा शैली में भी चित्रों में स्त्री सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है। स्त्री सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है और और अधिकांशतः चित्रों में, अधिकांशतः चित्रों में लहंगा दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया है। लहंगा एवं दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया है। दुपट्टा के साथ चित्रित किया गया। एक पॉइंट और लिख लें इसमें आप कि कांगड़ा के एक शासक हैं संसार चंद, कांगड़ा के शासक हैं संसार चंद। लिखें आप, कांगड़ा के शासक संसार चंद के संरक्षण में चित्रकला का अधिक विकास हुआ था। संसार चंद के संरक्षण में चित्रकला का अधिक विकास हुआ था।
तो ये दो नाम ऑब्जेक्टिव के लिए से बहुत फेमस है, संसार चंद्र है ना, भोला राम। और अभी जैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ ऐसे ही पॉपुलर एक दो नए नाम कभी आपको दिख जाएंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस उसको ऐड कर लेना, चलो ये भी एक कलाकार हैं या ये भी एक चित्रकार हैं, शासक। बहुत ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं। ये बहुत मतलब ये सब किंवदंती बन गए वहां पे, मतलब लोग बहुत सम्मान से इनको, ये उस लेवल पे लोकप्रिय हो जिनका नाम मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद लिख लें आप कुल्लू, कांगड़ा के बाद लिख लें आप कुल्लू। ठीक है, देखें चित्रों में, चित्रों में स्त्रियों के सिर को अपेक्षाकृत छोटे एवं अंडाकार दिखाया गया है। अंडाकार दिखाया गया है। लिखें स्त्रियों को प्रायः, स्त्रियों को प्रायः चोली झालर वाले चित्रों के साथ, चोली झालर वाले वस्त्रों के साथ चित्रित किया गया है। झालर वाले वस्त्रों के साथ चित्रित किया गया है। और पुरुषों को तिब्बती टोपी में, पुरुषों को तिब्बती टोपी में, तिब्बती टोपी कुछ खास तरह की टोपी होगी तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि अच्छा ये इस शैली के चित्र हैं। एक लिख लें आप चंबा, चंबा लिखें। यहां से भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य, यहां से भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य, भित्ति एवं लघु चित्रों के साक्ष्य बहुतायत में मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं। ठीक? एक और लिख लें आप कि रंगों में, रंग कलर में पीले रंग का अधिक उपयोग हुआ है, येलो। एक और लिख लें आप स्त्रियों की ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, स्त्रियों की ग्रीवा को सुडौल चित्रित किया गया है। ग्रीवा गर्दन, गर्दन समझते हो ना? हाँ। स्त्रियों की ग्रीवा को, ग्रीवा क्या होता है? ठीक है, ग्रीवा को सुडौल चित्रित किया गया है। ये लगभग, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सरकारी किताब में दो दो तीन तीन पेज बहुत सारे चित्र हैं। उन सबको पढ़ने के बाद, बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद कौन सी ऐसी बात है जो आपको अलग थोड़ा रख देगी। एक सरकारी किताब आती है प्रकाशन विभाग की, वहां पे सभी चित्रों का बहुत उल्लेख है, उसमें चित्रों के बारे में बहुत बताया गया, डिस्क्रिप्शन है उसमें। एग्जाम में क्या होता है, हमें सामान्य विशेषता और क्षेत्रीय विशेषताएं मेंस में लिखने के लिए आएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में शैली का नाम थोड़ा जानते रहिए आप, कहीं कोई चित्रकार है या कुछ खास बात है तो वो जानते रहिए आप। तो क्या हो गया आपका, मुगल चित्रकला, फिर राजस्थानी चित्रकला, फिर पहाड़ी चित्रकला। अब नोट करके लिख लें आप जरा, एक दो पॉइंट और है। लिखें आप सिख चित्रकला, सिख, जो सिख धर्म है ना, उसी तरह से सिख चित्रकला। देखिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी में लाहौर, अमृतसर,
लाहौर, अमृतसर एवं पटियाला पटियाला चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। चित्रों में सिख गुरुओं के सभी निर्माण, चित्रों में सिख गुरुओं के सभी निर्माण, सिख गुरुओं के सभी, ठीक है, छवि चित्रण, है ना, को महत्व दिया गया है। ठीक है, नोट में लिख लेंगे आप, हैदराबाद निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम 18वीं सदी में जो निज़ाम का राज्य था ना, उसके बारे में एक पॉइंट लिख लें आप कि चित्रों पर मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव, चित्रों पर मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी सब जो लिखवा रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से नोट करके, इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी पहले बात सुन लीजिए आप लोग। नोट में जितनी बात लिखवा रहा हूँ उतना महत्व नहीं रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। यहाँ पे थोड़ा उल्टा ही है नोट में जो लेके आ रहा हूँ, लेकिन कभी 18वीं सदी 19वीं सदी चित्रकला के बारे में कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, यहाँ भी कुछ पढ़ा था हमने। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसको महत्व में नहीं रखता हूँ मैं इसको, बस टॉपिक को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ भी चित्रों को निर्माण जारी रहा है। तो नोट में भी 2-3 बातें और लिखवाऊंगा, बस ये सहयोग ऐसे ही है। मेन जो बताना था आपको हमने बता दिया, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी। इस पे पीटी और मेंस दोनों जगह प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। अब जो मैं बता रहा हूँ इसका प्रारंभिक परीक्षा से कुछ रोल तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। बस ऐसे जानते रहिएगा, मुख्य परीक्षा में कभी शायद इसका उपयोग होना हो तो हो जाएगा, उसी मकसद से है, यानी कम महत्व की चीजें हैं। अब मैं बता रहा हूँ हैदराबाद जो निज़ाम था ना 18वीं सदी में, हैदराबाद का निज़ाम, उसके चित्रकला क्या था, तो हमने बताया निज़ाम के अधीन भी चित्रकला का विकास हुआ, और वहाँ पे चित्रकला पर मुगल और राजस्थान का प्रभाव, पहला पॉइंट लिखवाया। ठीक, लिख लिया आपने। एक पॉइंट और लिख लें आप इसमें, ग्रंथ चित्रण पर भी बल, ग्रंथ चित्रण पर बल। जो बहमनी का नाम आपने सुना होगा, क्षेत्रीय राज अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो क्षेत्रीय राज में जब बहमनी के पतन के बाद अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 3 बड़े राज्य थे, ठीक। उसी में लिख लेंगे आप, गोलकुंडा में, गोलकुंडा में, गोलकुंडा में पट्टचित्र, गोलकुंडा में पट्टचित्र एवं ग्रंथ चित्रण पर बल, गोलकुंडा में पट्टचित्रण एवं ग्रंथ चित्रण पर बल। अगला लिख लें आप, बीजापुर में, बीजापुर में, बीजापुर में ग्रंथ चित्रण पर, ग्रंथ चित्रण पर तथा आम जनजीवन से संबंधित, आम जनजीवन से संबंधित विषयों को महत्व दिया गया, महत्व दिया गया।
चित्रों में महिलाओं को चित्रों में महिलाओं को साड़ी पहने हुए महिलाओं को साड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा किताबों में रहता है तो थोड़ा पता रहेगा आपको। तो कहीं पे भी जैसे मान लो अहमदनगर ही है, अब मुगलों का प्रभाव तो दिखेगा ना, मुगलों के समानांतर है, तो ग्रंथ चित्रण तो कहीं पे भी आ जाता है, ऐसे लघु चित्र भित्ति चित्र, जहां लगे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम ग्रंथ चित्रण, कवि चित्रण, लघु चित्र, भित्ति चित्र पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा, तीन चार बातें कॉमन होती हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, राज परिवार का जहाँ शासन है, महल है, बट कोई भी राज्य तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और बहुत सारे संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि चित्रों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में ना होता हो, ये हो ही नहीं सकता। इतना विशाल देश है, इतनी विविधता, इतनी संस्कृति है, तो होना ही होना है, तो चित्रों से संबंधित बात हो गई। ठीक, अभी एक साहित्य वाले में आपको याद होगा, ठीक है, कि पीछे हमने कहा था ना एक पेज मिसिंग हो गया था, वो अपलोड करने के लिए भी हमने दे दिया था। आई होप वो अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मुगल काल के जो प्रमुख साहित्य है ना, उसमें लेखक का नाम एक तरफ लिख देता हूँ, जैसे सल्तनत काल में लिखा था। ठीक है, साहित्य का नाम उसमें लिखा हुआ है, और फिर उसका कैसे उपयोग है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, लेखक का नाम ऐसे करके मैं आपको एक बार लिख लें आप, मुगल कालीन प्रमुख साहित्य, है ना। मुगल कालीन प्रमुख साहित्य, लेखक और पुस्तक। पुस्तक तो आप वैसे बोल दूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है ना। लेखक में है आपका, एक है बाबर सबसे पहले, है ना, और बाबर की रचना जो है वो है तुजु के बाबरी। ये है बाबर की आत्मकथा है, और ये तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी। और इसको ना बाबर नामा के नाम से अनुवाद किया जाएगा, बाबर नामा हो जाएगा फारसी भाषा में। ठीक, बाबर नामा अनुवादक का नाम भी दिया हुआ है उसमें, है ना। मुगल काल को जानने का स्रोत, जैसे आपको याद होगा सल्तनत काल को जानने का स्रोत, हमने कहा तो उन किताबों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से मुगल काल के भी 8-10 किताबों के नाम होंगे। नाम तो बहुत ज़्यादा है इसमें, करीब 20-25 हैं, बट उसमें से हमने 10-12 को ही हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है वो आपको याद रखने, क्लियर ना, जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है। उसी में से कुछ लेखकों का नाम लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। साथ में कहीं कहीं बाबर के बाद जैसे एक नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं के सिस्टर हैं। हुमायूं नामा एक प्रमुख किताब हो गई, हुमायूं नामा। ठीक, फिर एक लेखक हैं अब्बास, हाँ, शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। हाँ, ये है तारीख शेर शाही।
ये किताब अकबर ने लिखवाया था शेरशाह के ऊपर। भाई बड़ी चर्चा, जरा लिखो उसके बारे में, संकलन करो। और शेरशाह की नीतियों से बहुत कुछ लिया था अकबर ने। इतिहास हमें एक दो चीज़ बड़ी अच्छी सिखाता है। जितने भी योग्य लोगों को देखेंगे ना आप, उनमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत रहती है। शासक हों, कोई संत हों, उपदेशक हों, खुद इतनी जगह यात्रा कर रहे हैं, महावीर इतनी जगह यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तब उसकी व्याख्या अपनी तरीके से वो कर रहे हैं। ऐसे ही देखेंगे आप, और भी इसमें लेखकों का नाम दिया हुआ है, जिसमें एक फेमस है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, किताब का नाम है तबकाते अकबरी। किताब का नाम है तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। फिर एक लेखक है बदायूनी। एक लेखक है बदायूनी, इनकी किताब का नाम है मुंतखाब। मुंतखाब उत तवारिक। मुंतखाब उत तवारिक, बदायूनी। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका, यह है अबुल फजल। किताब है इसका अकबर नामा। ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है तीनों किताब में, कि आप देखोगे, ये जो पहली किताब है, ये अकबर के बारे में संतुलित दृष्टिकोण रखता है। पहली किताब है, ये अकबर के बारे में संतुलित अप्रोच रखेगा। ठीक है। जो दूसरी किताब है, ये आलोचनात्मक। पहली वाले में आलोचना भी होगी, प्रशंसा भी मिलेगी आपको। दूसरे वाले में आलोचना ही अधिक मिलेगी आपको, और तीसरे वाले में प्रशंसा। ये तीन किताबों की खास बात है। एक किताब संतुलित दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। दूसरा आलोचनात्मक रखता है, तीसरा भर के प्रशंसा करता है। अकबर के बारे में जो हमने पढ़ा है, तीनों किताबों के आधार पर ही सारी बातें, जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजपूत नीति, कुछ भी अकबर के बारे में दिया हुआ, इन्हीं किताबों को आधार बनाकर हमने। ठीक। तो ये तो पहला हिस्सा हो गया अकबर के समय तक का। और भी किताबों का नाम है इसमें, नोट कर लिया ना आप लोगों ने इसको। इसके बाद जहांगीर के समय, खुद जहांगीर है, लेखक है ये भी, और इसकी रचना है तुजू के जहांगीरी। इसकी रचना है तुजू के जहांगीरी। ये भी आत्मकथा है। ठीक है। तुजू के जहांगीरी भी आत्मकथा है। तुजू के जहांगीरी के बारे में ही है। उसके बाद आगे इस सब लेखक को आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेखक हैं मुतमीद खां। इन्होंने किताब लिखी है इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक। इकबाल नामा ए जहांगीरी। शाहजहां और औरंगजेब के समय के लेखक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। किताब आप उसमें से हैंडआउट से देख के सामने लिख लीजिएगा, तो आपका चार्ट पूरा हो जाएगा। शाहजहां के समय लेखक का नाम दिया हुआ है अमीन काजवनी। अमीन काजवनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी,
और मोहम्मद वारिस। ठीक है, ये तीनों लेखक हैं, तीनों लेखक एक ही किताब को लिख रहे हैं और उस किताब का नाम है अलग अलग समय में पादशाह नामा। ठीक, कुछ समय तक इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने लिखा। पादशाह नामा। और एक लिख लेंगे आप, चंद्रभान करके लेखक हैं, चंद्रभान चहार चमन किताब का नाम है, चहार चमन। ठीक, औरंगजेब के समय के जितने भी किताब हैं ना, वो आप सब इम्पोर्टेंट हैं। आपकी प्रतिभा है कि आप उसको कैसे याद रखते हैं। काजिम सिराजी है, आकिल खां है, सुजान राय भंडारी है, हफी खां है, ईश्वर दास नागर हैं और भीमसेन। ये किताब को हमने हाईलाइट कर रखा है उसमें। ठीक, उसको वहाँ से ले लिएगा। उसके बाद आपको याद होगा किताबों को अनुवाद किया गया है फारसी भाषा में। ठीक, तो जो अपलोड किया गया होगा उसका दूसरा हिस्सा तो बैक पेज पे था, पहला हिस्सा गायब लग रहा था आपको, है ना, वो अपलोड हो जाएगा उसमें। अकबर का एक राज कवि है फैजी, केवल सुनना है, लिखना नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके उसमें। अकबर का राज कवि है फैजी, ये अबुल फजल का भाई है, ये दोनों बड़े विद्वान हैं। ठीक, और अकबर ने उसी के नियंत्रण में एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग स्थापित किया था। पहली बार अनुवाद विभाग अकबर ने स्थापित किया कि संस्कृत में और दूसरे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करो। लोगों को बारे में तब हम बेहतर समझ पाएंगे जब उनके ग्रंथों को हम, उनकी सोच को हम समझेंगे। ठीक, और अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था रमजान नामा के नाम से। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिएगा, आप अपने उस नोट्स में आ जाइएगा। दिख रहा सभी को? बैक पेज पे, बैक पेज पे देख रहे होंगे अब आप। ये दो जानकारी दूसरे पेज पे जो आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात ना? एक पेज पे पूरा साहित्य है और ये सब लिखा हुआ। अब अकबर के शासन काल में बदायूनी ने, ये बदायूनी जो है, रामायण का अनुवाद किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, पैची ने लीलावती का, एक गुजराती ने तलक का, ठीक इस नाम से, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बाबरी का बाबरनामा, पायंदा खान ने तुजुके बाबरी, दोनों ने बाबरनामा के नाम से दो अनुवाद है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? बाबर नाम के नाम से दो अनुवाद हुआ है, एक अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है और एक पायंदा खान ने किया है, तुजुके बाबरी का। ठीक, बाबरनामा फारसी अनुवाद। एक शाहवादी करके हैं, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद हुआ है। एक पंचतंत्र है, इसका अरबी में अनुवाद हुआ था कलीला एवं दिमना, क्या कालिया दमन। ठीक, और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ है यारे दानिश, अबुल फजल ने किया है। लिखना हो तो लिख लीजिएगा आप उसमें। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ है यारे दानिश। ठीक है, ये कुछ अनुवादित ग्रंथ हैं। अनुवादित ग्रंथ के नाम आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, साहित्य के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सल्तनत काल में लिखवा दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अपनी कॉपी को पलट के जरूर देखिएगा एक बार, सकारात्मक क्या है और आलोचनात्मक क्या है। उस काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास को जानने का स्रोत। ये लेखक समकालीन हैं, आंखों देखी विवरण दे रहे हैं, इन्हें इतिहास की समझ है, इसमें छेपक की संभावना नहीं है।
ये सारी बातें हमने आपको वहां पे लिखवा दी थी। हमने कहा था यही कॉन्सेप्ट मुगल काल में भी हम लागू कर देंगे। क्लियर सभी को? सेम कॉन्सेप्ट मुगल काल में भी लागू हो जाएगा, जो आलोचना है सेम कॉन्सेप्ट, बस नाम याद रखना है आपको। ठीक, यह है आपका साहित्य। मुगल काल में सोसाइटी इकोनॉमी में अलग से कुछ खास पढ़ने वाला नहीं होता है, फिर भी हम बातचीत के क्रम में कुछ ना कुछ आपको हम बता ही देंगे। हम अब जितनी क्लासेस जो हम लोग की होंगी ना, वो सब अब सपोर्ट नोट्स के साथ चलेंगी। लिखने वाला कार्यक्रम थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे क्षेत्रीय स्थापत्य पे कुछ लिखवा देंगे आपको हम। क्षेत्रीय राज्य है, विजयनगर है, तो नोट्स आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉपी, विजयनगर है। तो अब हम नोट्स के साथ ही चलेंगे, वहीं पे मार्क करेंगे, क्योंकि अब मेन टारगेट अब है ऑब्जेक्टिव। जो बचा हुआ है, जहां जहां सब्जेक्टिव है वहां ठहराव रखेंगे हम, जहां ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन चूंकि बहुत ज़्यादा है नोट्स में, तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, उसको मार्क करेंगे कि हाँ ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर ना सभी को? क्षेत्रीय राज्य पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक क्षेत्रीय राज्य के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्षेत्रीय कला के बारे में, स्थापत्य के बारे में। ठीक है, वो लिखवा दूंगा आपको मैं, उसी में विजयनगर आ जाएगा आपका। और इसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे मराठों के बारे में, यूरोपियन कंपनियों के बारे में, और 18वीं शताब्दी के राज्य के बारे में। ठीक, तो हमारा ये कहानी कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 2 क्लास भी बहुत हो जाता है नोट्स के साथ। ठीक है, पढ़ना, बट मान के चलिए 3 क्लास और ले लेंगे, इसी तरह से हम लोग 2-2 घंटे करके। एक ही टीजी, कोई जल्दीबाजी है नहीं। मैं भी यहीं दिसंबर में क्लासेस हैं हमारी, तो आराम आराम से एक एक क्लास भी लेते चले जाएंगे हम लोग, हमारा ये कंप्लीट हो। ठीक, इस बार से नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेंसेंट में भी आपको कहा था, अपने ऑनलाइन बच्चों को भी कहा था सभी को, कि मैं आपको शिक्षा पे और साहित्य पे एक नोट्स आपको, मुझे ध्यान है प्रूफ भी किया हुआ है, बस एक बार और उसे चेक करना है मुझे। ठीक है, अब उसे कर लूँगा तो वो भी आपको अपलोडेड मैं दे दूंगा आपको मैं। देखो, जहाँ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तो इस्तेमाल कर रहा है, जो मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ मैं बता दूंगा आपको। क्या होता है कि जैसे नोट्स किसी का हम ले आए ना, तो उसको समझना भी बहुत एक काम होता है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि जितनी काम महत्वपूर्ण बात आपको एक बार में बता दी जाए कि ये ध्यान रखो आप केवल, जिससे आप भी थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, आप फोकस रहोगे कि चलो ये सब हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो अतिरिक्त जानकारी तो नोट्स में है ही दी हुई, तो विजयनगर है तो बहुत विस्तार से जानकारी है उसमें, नेट जेआरएफ सब में काम आ जाएगा वो। ठीक है, अब सब मुगल काल का सोसाइटी इकोनॉमी है, आप कोई भी एग्जाम दे दोगे सब क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। ठीक है, बट उसमें बताना पड़ेगा मुझे एक बार आपको, ये बस 5-7 बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो उसी तरह से तैयार निर्देशन हमने कहा था, जो किताब है ना सतीश चंद्र की, 2 वॉल्यूम में किताब आती है ओरिजिनल की, उसको ही समरी बना के हमने कहा, सारी समरी अंडरलाइन कर दी और उसको हमने एक बार चेंज करवा के उसको टाइप करवा लिया। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, अब मान लो 100 इन्फॉर्मेशन है, अब मेरी नज़र में 10-15 ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन रखने हैं, अब वहाँ पे कुछ हमें और कोई काम नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन बताते बताते, जैसे मुगल काल में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन, तो सल्तनतकालीन समाज अर्थव्यवस्था आपको एक बार याद दिला दूंगा, रिवीजन करा दूंगा 2 मिनट में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है, इसलिए हमें पढ़ना नहीं, भक्ति सूफी पढ़ना नहीं होता है हमें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कवर करा दिया मैंने आपको, सब कुछ वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर अब ये वाली क्लास हमारी अगले शनिवार को होगी, और हम लोग ये कन्फर्म है, हम लोग अगले शनिवार को, जो मुगलों पे तो और कुछ करना होगा तो मैं बात कर लूँगा अब अपनी तरफ से। क्षेत्रीय राज्य में हम लोग बात करेंगे, उसमें विजयनगर और क्षेत्रीय राज्य का पूरा एक परिचय, 14वीं से 16वीं सदी। क्लियर? वो क्लास उसी को समर्पित होगा, क्षेत्रीय राज्य को ही। क्षेत्रीय स्थापत्य पे भी बात करेंगे, और आप सब लोगों को जो हैंडआउट्स दिया गया वो लेके आइएगा जरूर, जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में, है ना, घर पे मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैं अभी उपलब्ध नहीं रहूंगा क्लास के बाद, है ना, तो आज छुट्टी है मेरी भी। ठीक है, थैंक यू।